जी भारत पर राष्ट्रीय सुरक्षा के एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मनीष कुमार झा। आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति के एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना की आर्टिलरी, जिसे तोपखाना शक्ति युद्ध का देवता कहलाती है। जी हाँ, आर्टिलरी सिस्टम को अक्सर गॉड ऑफ वॉर या किंग ऑफ बैटल कहा जाता है। आर्टिलरी क्या है और क्यों कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान की सेना ने इसके सामने घुटने टेक दिए थे, और आज आर्टिलरी कैसे किसी युद्ध की दिशा और दशा बदल सकता है। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे बड़ी दूसरी रेजिमेंट है। असल में भारत में आर्टिलरी का पहला रिकॉर्डेड इस्तेमाल 1368 में बहमनी विजयनगर युद्ध के दौरान अदोनी की लड़ाई में हुआ था। अपनी तोपों, मोटर, रॉकेट लॉन्चर, यूएवी, सर्विलांस सिस्टम और मिसाइलों और आर्टिलरी फायर पावर के साथ ये भारतीय सेना का छठा हिस्सा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहस पर एक खास मेहमान है। लेट मी इंट्रोड्यूस लेफ्टिनेंट जनरल तरुण चावला, PVSM। तरुण चावला एक आर्टिलरी मैन है, आर्टिलरी के पूर्व डायरेक्टर जनरल और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के फॉर्मुलेशन के निर्माता रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तरुण चावला। सर, लेफ्टिनेंट जनरल चावला, मैं शुरुआत करना चाहूँगा ये पूछ के आपसे कि आर्टिलरी का कितना बड़ा योगदान है वॉर में, और आर्टिलरी की कितनी फायर पावर है, रेंज है, आप इस पर दर्शकों को बताइए। धन्यवाद मनीष। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया एक ऐसे विषय के ऊपर जो मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है। मैंने अपनी सैन्य कार्यकाल के बहुमूल्य 39 इयर्स रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को दिए हैं, और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें से एक एक दिन, एक एक क्षण मैंने एंजॉय किया है आर्टिलरी को बढ़ोतरी देने में, उसको कंट्रीब्यूट करने में। आपने ठीक बताया कि ये सेना का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्फेंट्री जो है सेना का बहुत बड़ा, जो पैदल सेना भी कही जाती है, सबसे बड़ा अंग है, और उसके बाद आर्टिलरी का नंबर आता है। कारगिल युद्ध का आपने जिक्र किया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कारगिल युद्ध जब 1999 में हुआ तो उसमें आर्टिलरी का ना कि महत्वपूर्ण बल्कि एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे पास जो भी उस वक़्त उपलब्ध गन सिस्टम्स थे, रॉकेट सिस्टम्स थे, या हमारे पास सर्वेलेंस डिवाइसेस थे, उन सब का हमने बखूबी इस्तेमाल किया। और चूँकि एक लोकलाइज्ड लड़ाई थी लद्दाख सेक्टर में, कारगिल सेक्टर में, तो उस वक्त सारी जो हमारी majority of the artillery power was concentrated there, और वहाँ पर हमने अपने गन सिस्टम्स और रॉकेट सिस्टम्स के द्वारा ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दर्शाया कि हम कितने शक्तिशाली हैं, और जो हमारे देश के अंदर जो गलत तरीके से घुसपैठ हुई थी उसको हम काबिल रहे उसको रोकने में, ना कि रोकने में बल्कि उन घुसपैठियों को खदेड़ भगाने में। जनरल चावला, आपने कारगिल की बात की, और आर्टिलरी से मैं ये कहना चाहूँगा एक बड़ा गन, एक शक्तिशाली गन जो कि आर्टिलरी को एक डिफाइन कर सकते हैं। आप ये मुझे बताइए कि जब कारगिल में ये कैसे ये साबित किया कि ये गेम चेंजर है, कैसे पाकिस्तान सेना को पीछे भागना पड़ा, इतनी मुश्किल टेरेन थी, इतना हाई एल्टीट्यूड था, और हम कैसे अपनी आर्टिलरी से पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल पाए। अगर इस पर कुछ आप प्रकाश डाल पाएंगे। बिल्कुल मनीष, उस वक्त ये एक मैदानी लड़ाई नहीं थी, ये एक माउंटेन की लड़ाई थी, जहाँ पे दुश्मन के जो घुसपैठिए थे वो आकर बैठ गए थे ऊंची पीक्स के ऊपर, और जहाँ से हमारा नेशनल हाईवे उनको दिखाई पड़ता था, जिसके ऊपर वो कारगर फायर डाल के इंटरडिक्ट कर सकते थे। और हम सब बाद में जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि उसका एक ग्रैंड स्ट्रेटजी था
कि किस तरह से इस हाईवे को कट कर दिया जाए, तो लद्दाख सेक्टर बिल्कुल भारत से कट हो जाएगा। तो लेकिन हमने उसके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन उस असॉल्ट को कारगर और कामयाब बनाने के लिए तोपखाने की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे कि हम कहते हैं कि कीपिंग द हेड ऑफ द एनिमी डाउन, ताकि वो हमारी असॉल्टिंग फोर्सेस को ऑब्जर्व ना कर सके और उसका जो भी उसके बंकर्स थे या पिल बॉक्सेस थे, हमने उनको बर्बाद किया। ये बाद में काफ़ी इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन किया गया है कि तोपखाने की गन सिस्टम्स, एंड यहाँ पर मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा बोफोर्स गन सिस्टम, जो कि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, तकरीबन 21 रेजिमेंट ही हैं और वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड हैं। लेकिन जितनी भी गन सिस्टम्स 155 मिलीमीटर की उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कारगिल की लड़ाई में, उन्होंने बखूबी ये सिद्ध कर दिया कि ये एक इफ़ेक्टिव गन सिस्टम है और उसके गोले की मार काफ़ी लीथल है, जिससे कि दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इसके अलावा हमारे रॉकेट बैटरीज, उस वक़्त हमारे पास एक ही तरह के रॉकेट होते थे, दैट इज़ ग्रैड BM-21, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर है जिसमें कि 40 ट्यूब्स होती हैं। और यहाँ पे मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप 40 ट्यूब्स को एक साथ अगर आप लोड कर दें तो 20 सेकंड में 40 रॉकेट्स उसमें से निकल सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दुश्मन के उन पिल बॉक्सेस, उन बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने में, ताकि उसके बाद इन्फेंट्री वहाँ पर असॉल्ट करके उन पीक्स पर दोबारा हिंदुस्तान का परचम लहरा सके और वो पीक्स दोबारा हमारे कब्जे में आ सके। जनरल चावला, बहुत ये आपने शुरुआत की, आपने बोफोर्स की बात की, आपने गन्स की बात की। मैं दर्शकों को ये एक आपके थ्रू आपने 4 decades you have given to army and artillery, मैं ये समझना चाहूँगा कि बोफोर्स है, माउंटेड गन है, सेल्फ पर्पस हाउसर है, ये क्या है? कितने आप एक रेंज ऑफ आर्टिलरी बता पाएंगे कि किस तरह की रेंज हमारे आर्मी के पास है और कितनी सशक्त है आज के ज़माने में? एक रेंज लेके आप डिफाइन कर सके तो आप आर्टिलरी का। ज़रूर मनीष, मोटे तौर पर अगर आर्टिलरी की मारक शक्ति या तोपखाने को डिवाइड किया जाए तो इसमें गन सिस्टम्स होते हैं। गन सिस्टम्स के अलावा इसके बाद हमारे पास रॉकेट सिस्टम्स होते हैं और रॉकेट सिस्टम्स के बाद हमारे पास मिसाइल्स होती हैं। तो हालांकि अभी रिसेंटली हमने देखा कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नया आयाम या एक नया पहलू इसमें ड्रोन वॉरफेयर के नाम से जोड़ दिया गया है। सो वो एक चौथी मैं कहूँगा इकाई है। लेकिन मुख्य तौर पर गन सिस्टम्स में हमारे पास अभी भी कुछ लेगेसी गन सिस्टम्स हैं, जैसे हमने रशिया से 130 मिलीमीटर गन, अभी भी हमारे पास काफ़ी रेजिमेंट्स में ये गन तैनात है। इसके अलावा भारतवर्ष में निर्मित इंडियन फील्ड गन, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाई, इंडियन फील्ड गन, उसका एक हल्का वर्जन लाइट फील्ड गन, वो भी हमारी रेजिमेंट्स के पास है। इसके अलावा 80 के दशक में समवेयर अराउंड 1986 हमने स्वीडन से 155 मिलीमीटर फील्ड हाउविट्जर 77B, जो कि कॉमनली बोफोर्स गन के नाम या बोफोर्स तोप के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो हमारे पास आई। और उसके बाद एक थोड़ा सा मैं कहूँगा एक लल पीरियड था कि ना तो कोई गन इंडिजिनसली डेवलप हुई और ना ही हमने किसी भी प्रकार की गन किसी दूसरे देश से, चाहे रूस हो या चाहे वो स्वीडन हो या अमेरिका हो, वहाँ से कोई इंपोर्ट नहीं की। लेकिन समवेयर अराउंड 2014 एंड 15 इज़ द टाइम जब हमने अमेरिका से
145 की तादाद में अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स एक्वायर किए, और उसके बाद एक हवा चली हमारे देश में, एक क्रांति चली जो कि आत्मनिर्भरता का स्लोगन देश में पूरे चारों तरफ फैल गया कि अगर हमें एक सशक्त सेना और एक सशक्त तोपखाना बन के रहना है तो हमें जितनी भी मारक शक्ति की हमें आवश्यकता है वो हमें अपने देश में ही बनानी पड़ेगी। जनरल साहब ने एक आपने इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया। हमने गलवान के बाद ये हमने शायद कहीं ना कहीं हमने ये गैप, एक चैलेंज उभर के आया कि माउंटेन में हमारी गन कैसे जा सकती है। आपने अल्ट्रा लाइट हाउसर की बात की, कुछ माउंटेन के लिए हमने आर्मी ने क्या डेवलपमेंट किए, क्या हमारे गन हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पहुंच सकते हैं, कि जो नए अटैक्स आ रहे हैं जो टोड गन है उन पे कुछ आप बताएंगे कि वो माउंटेन में कैसे जा सकते हैं, उनकी मारक क्षमता क्या है, उन पे नई डेवलपमेंट क्या हुई है और इंडियनाइजेशन पे क्या हो रहा है आर्मी में उसके अंदर। ज़रूर मनीष, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम एक नई गन की कल्पना करते हैं तो हमारे देश की ज्योग्राफी को देखते हुए कि हमारे पास रेगिस्तानी इलाके भी हैं और हमारे पास माउंटेनस इलाके भी हैं, तो हम जब उन गन्स के कहना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये गन रेगिस्तान में भी जाने के लायक होनी चाहिए और ये गन इतनी ऊंचाई तक पहाड़ों में भी जाने के लायक होनी चाहिए। और रिसेंटली जो अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया एटैक्स गन, जो कि हमारे देश में जिसका निर्माण हो रहा जी, है, मैं इस पे बस बताना चाहूँगा, ये एक फर्स्ट इंडिजिनस एफर्ट है जो कि एक रिकॉर्ड शॉर्ट टाइम पे डीआरडीओ ने इंडियन इंडस्ट्री भारत फोर्ज के साथ मिलके किया है। इसमें लार्सन एंड टुब्रो भारत फोर्ज जो कि इंडियन डिफेंस कंपनी है और डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी है और काफ़ी सक्षम और एक अच्छी फायर पावर के साथ ये पहली इंडिजिनस आर्टिलरी गन इस कैलिबर की आई है। जनरल साहब इस पे कुछ और बताना चाहेंगे? या समवेयर 2012-13 के आसपास हमारे जो डीआरडीओ है उन्होंने एक घोषणा की कि वो एक ऐसी गन इजाद करेंगे जो कि एक गन ऑफ द सेंचुरी कहलाई जाएगी। आमतौर पर गन्स में हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर गन जो कि ATAGS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो इसका नाम है, इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस गन में बैटरीज का इस्तेमाल होता है जो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को पावर करते हैं। इसके अलावा मुख्य तौर पर ये एक 155 मिलीमीटर कैलिबर जो कि 52 कैलिबर की इसकी बैरल लेंथ है, तो ये मोटे तौर पर, और ये हमने टेस्ट की है ट्रायल्स के दौरान, ना कि ये सफल रही है। रेगिस्तान में पोखरन के फायरिंग रेंजेस में हमने इसको फायर किया, उसके बाद हम इसको हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी लेके गए और वहाँ हमने ट्रायल्स कैरी आउट किए, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के एमुनिशन को फायर करने में ये गन सक्षम है। ये गन जैसा कि मनीष आपने बताया कि डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन की गई एंड उनके साथ 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स थे, एक भारत फोर्ज लिमिटेड और एक आपका टाटा एडवांस। जनरल साहब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने 155 और मिलीमीटर की बात हमेशा, और ये क्या एक स्टैंडर्ड एडॉप्शन यूनिफॉर्म है, इसके पीछे क्या है, कुछ आप बताना चाहेंगे? आपने आर्टिलरी में आपका इतना बड़ा योगदान है, क्यों 155 इज ए स्टैंडर्ड एडॉप्शन ऑफ द इंडियन आर्मी? मनीष, आफ्टर द कारगिल वॉर, दैट इज 1999 और सन 2000 के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी, तो उस वक्त हमारे पास क्या था? एक बार 2 मिनट के लिए हम इस पर विश्लेषण करते हैं। हमारे पास रशियन गन्स थी 130 मिलीमीटर, 122 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, या हमारे पास स्वीडिश गन थी बोफोर्स 155 मिलीमीटर, या हमारे पास अपने देश में निर्मित गन थी इंडियन फील्ड गन 105 मिलीमीटर,
चाहे वो इंडियन फील्ड गन थी या उसका एक हल्का वर्जन लाइट फील्ड गन थी। तो समवेयर अराउंड 2000 एक फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान बनाया गया, जिसमें कि ये निर्णय लिया गया कि भविष्य को देखते हुए भारतीय तोपखाने में 155 मिलीमीटर एक स्टैंडर्ड कैलिबर के तौर पर अपनाया गया। और उसके बाद ये निश्चय किया गया या निर्णय लिया गया वो इस प्रकार जितनी भी हम गन फ्यूचर में या सेल्फ प्रोपेल्ड गन जिसके नीचे ट्रैक्स लगे होते हैं टैंक की तरह, और वो उन ट्रैक्स के ऊपर वो गन रेगिस्तानी इलाके में बहुत कामयाब साबित होती है। तो इन सभी गन्स के लिए हमने 155 So, जनरल चावला एक यूनिफॉर्मिटी आई है। मैं आपने बहुत एक्सप्लेन किया है ये कि 155 कितना इंपॉर्टेंट है फायर पावर के लिए, बट मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि हम जब अगर अपनी क्षमता की बात करें और अपनी कैपेबिलिटी की बात करें तो मैं भी बात करते हैं कि हमारे दुश्मन कौन है। हमारी जो कैपेबिलिटी थी वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं, अब हमारे एक अलग फ्रंट थे चाइना। सो हमें ये देखनी कि हमारी क्षमता, हमारी गन कैपेबिलिटी, हमारी आर्टिलरी कैपेबिलिटी क्या मैच कर रही है। जनरल साहब मैं एक बताना चाहूँगा 99 में फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान आई, जिसमें 3000 गन्स खरीदने की बात हुई थी बाय 2027, जिसमें इंक्लूडिंग 1580 टोट गन सिस्टम है, 814 माउंटेड गन सिस्टम है जिसे MGS बोलते हैं, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउसर है जिसे SPH बोलते हैं, और 145 BAE सिस्टम है जिसकी हमने बात की M77 155 कैलिबर लाइट हाउसर फॉर द माउंटेन्स। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम इन क्षमताओं को हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे क्या है और कब तक हम कोशिश करेंगे कि इंडियन आर्मी जो है फुल्ली कैपेबल हो, क्योंकि हमारे पास एक टू फ्रंट वॉर सिचुएशन है और ये एक्सेप्टेंस गलवान के बाद बहुत ऑब्वियस हो चुका है। आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस क्रिटिकल एस्पेक्ट जनरल चावला। जब सन 2000, 2001, 2002 की हम बात कर रहे हैं, जब ये फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान जिसका आपने जिक्र किया, तो उस वक्त हमारे पास जो गन सिस्टम्स थे वो सब थोड़े लेगेसी या कह सकते हैं कि थोड़े पुराने हो गए थे। तो ज़रूरत थी कि हमारा पूरा एक गन सिस्टम्स को बदली करने का। तो उस वक्त ये प्लान बनाया गया कि जो फिगर्स आपने लिस्ट आउट किए कि बल्क जो है हमारी आर्टिलरी का वो टोड गन्स होंगी। टोड गन्स से मेरा तात्पर्य ये है जो गन एक ट्रक के पीछे हुक कर दी जाती है और वो ट्रक उसको गन को उसकी निर्धारित जगह पर लेकर जाता है। इसके अलावा जो अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स का आपने जिक्र किया वो हेलीपोर्टेबल हैं। वो हमारे देश के जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे एक वैली से अगर दूसरे वैली में तुरंत गनों को ले जाना हो, तो अगर हम वापस आएंगे और फिर दूसरी वैली में घुसने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा और लड़ाई के हालात में समय की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सो उसके लिए ये अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर एक हेलीपोर्टेबल गन है जी। इसके अलावा हमने प्लान बनाया कि कुछ हमारे पास कुछ हद तक हमारे पास सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर्स भी होने चाहिए जो कि एक ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। सो इसी तरह से मैंने 4 अलग अलग फॉर्म्स गिना दिए, माउंटेड हो या सेल्फ प्रोपेल्ड हो या अल्ट्रालाइट हेलीपोर्टेबल हो या फिर टोड हो। तो ये एक मसौदा बनाया गया कि हम इतनी क्वांटिटीज इन टाइप ऑफ गन सिस्टम्स को अक्वायर करेंगे। आपने बोला कि ये 2027 तक होना चाहिए था। मनीष जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमने एक निर्णय लिया कि ये चीज़ें हम या ये गन सिस्टम्स हम अडॉप्ट करेंगे। ये कैपेबिलिटी बिल्डिंग में टाइम लगता है और समय, इसीलिए कहते हैं कि आज अगर आपने एक गन एक्वायर की है तो वो गन जब तक अपनी लाइफ 30, 35, 40 साल की होगी, उसकी अगली गन अगले वर्जन की R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज से शुरू हो जानी चाहिए। जनरल साहब, मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा जो कारगिल में भी उसकी भूमिका बहुत रही है नेशनल सिक्योरिटी में और हमारे आर्म्स कैपेबिलिटी में इसका बहुत हाथ है, वो है रॉकेट लॉन्चर, जो कि आर्टिलरी का एक की हिस्सा है, की पार्ट है।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिनाका सिस्टम हमारे पास है, मैं जानना चाहूँगा कि पिनाका कितना पावरफुल है, पिनाका से और कितना फ्यूचरिस्टिक हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी फायर पावर क्या है? अगर रॉकेट लॉन्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिना रॉकेट लॉन्चर के की बात, बिना आत्मनिर्भरता और आर्टिलरी की बात नहीं हो सकती, अधूरी रह जाएगी। जनरल चावला, क्विकली ऑन दिस रॉकेट लॉन्चर अपग्रेड ऑफ इंडिया। या डेफिनेटली, जिस वक्त हम करगिल की लड़ाई में गए तो हमारे पास एक ही तरह के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर थे, जिसको कि हमने रशिया से एक्वायर किया था, ग्रैड BM-21। उसकी उस वक्त हमारे पास 5 रेजिमेंट्स थी। उसके अलावा हमारे पास और एक रेजिमेंट के अंदर 18 लॉन्चर होते हैं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए। तो उसके बाद हमने तकरीबन 2007, 8 या 9 की बात करें तो रशिया से स्मर्च वेपन सिस्टम एक्वायर किया और उससे हमारी कुछ रेजिमेंटों को हमने सुसज्जित किया। लेकिन उसके बाद ये DRDO ने एक मुहिम उठाई कि हम अपने देश में खुद रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण करेंगे और इसके फलस्वरूप पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स का जन्म हुआ, जो कि आज एक मैं कहूँगा कि एक सक्सेस स्टोरी है। इस इक्विपमेंट के साथ हमारी कुछ रेजिमेंट्स को ऑलरेडी इक्विप कर दिया गया है और कुछ और रेजिमेंट्स को पिनाका रॉकेट लॉन्चर से इक्विप करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे दिया गया है। इसके अलावा DRDO ने बहुत मेहनत की है और इसका एक गाइडेड वर्जन, दैट इज़ दी GER एम्युनिशन, गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज, मैंने सुना है कि उसके ट्रायल्स हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही इसका कॉन्ट्रैक्ट जो भी एजेंसी उन ट्रायल्स में सक्सेस रही होगी उनको दिया जाएगा। तो इससे ये रॉकेट ना कि एक डम्ब रॉकेट रहेगा, बल्कि तकरीबन 75 किलोमीटर तक की मारक शक्ति वाला एक गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट होगा और हम प्रिसीजन अटैक की बात बोल रहे हैं। और यहाँ पे मैं जनरल चावला, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने वॉर देखे हैं, वॉर के डायमेंशंस, कैरेक्टर्स जो है चेंज हो रहे हैं। हमने रशिया यूक्रेन में देखा है कि किस तरह से नए दिशा में वॉर फेयर हो रहे हैं। इंडियन आर्मी भी एक अपने आप को उस दिशा में, उस डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश कर रही है और अपने कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है। मैं समझना चाहूँगा कि जो कन्वेंशनल मास पावर है, इंडियन आर्मी एक प्रिसीजन गाइडेड, जिसने अभी आपने बात किया, प्रिसीजन गाइडेड जो कि रियल टाइम इंटीग्रेटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है, एक नई क्षमता है जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, बहुत अमेरिका, फ्रांस, कुछ कंट्री के पास में। हम इसमें क्या कर रहे हैं और ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को, आर्मी के फायर पावर को कैसे फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन में ले जाती है, एक नई क्षमता को आगे बढ़ाती है, हम कैसा, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। जैसे जैसे वॉरफेयर इवॉल्व हुआ तो उसके साथ साथ ये इस बात के ऊपर भी जोर दिया जाने लगा कि लड़ाई के साथ साथ कोलैटरल डैमेज जो है ये बहुत कम होना चाहिए। अगर कोलैटरल डैमेज कम करना है तो उसके लिए हमारे राउंड्स बहुत प्रिसाइज होने चाहिए। जिस जगह पर हमने हिट करना है उसी जगह पर वो राउंड जाने चाहिए। तो इसी प्रिसिशन को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त भारतीय तोपखाने के पास एक्सकैलिबर राउंड्स हमने अख्तियार किए हैं। ये आपने रिसेंटली समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि रक्षा मंत्रालय ने कुछ और एक्सकैलिबर राउंड्स खरीदने का निश्चय किया है। इस राउंड को हमने फायर किया है डेजर्ट सेक्टर में और हाई एल्टीट्यूड, दैट इज़ माउंटेनस टेरेन, और वहाँ के रेंजेस में भी फायर किया है। इसकी मारक क्षमता जो कि इसका डेजिग्नेटेड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है उससे 10 मीटर के लेफ्ट राइट के अंदर ही सीमित है। यानी कि अगर आपने एक राउंड को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एम किया है तो काफी प्रिसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर लेफ्ट या राइट या अप या डाउन हो पाएगा। तो जनरल चावला, अब यहाँ पे मैं पूछना, जब आपने प्रिसिजन गाइडेड की बात की, जब वॉरफेयर चेंज होने की बात हो रही है, तो हम
एक कॉमन वर्ड सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का क्या रोल होगा ये इस प्रिसीजन में, आर्मी इसको कैसे देख सकती है, और ये स्मार्ट अम्यूनिशन जो है पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है, हम इसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। एआई और स्मार्ट अम्यूनिशन क्या है आज नेक्स्ट जनरेशन आर्मी और वॉरफेयर के लिए, और ये कैसे हमारी क्षमता को बढ़ाएगी, अगर इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट पे, जनरल चावला ऑन दिस। एआई आज का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिशन आज का दौर है। इसी प्रिसिशन को अपना मकसद बनाते हुए हमने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में भी लड़ाई लड़ी है, और कोशिश यही रहती है कि जहां पर गोला इंटेंड किया गया है, गोला वहीं पर जाके गिरे। और पहले के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो पहले क्या होता था, मास सैचुरेशन होता था। पूरी एक बैटरी या एक रेजिमेंट जिसमें 18 गनें होती थी, वो सारी एक साथ फायर करती थी। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारी इंटरनल या जो हमारी इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू मेरे को कुछ हद तक मालूम है कि कोर्स करेक्शन फ्यूज और टर्मिनली गाइडेड म्यूजिशियंस के ऊपर हमारे स्टार्टअप्स और हमारी R&D एजेंसीज बहुत काम कर रही हैं। तो वो दिन शायद दूर नहीं है कि जब एक्सकैलिबर जैसा राउंड हम अपने देश में खुद निर्मित कर सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल तरुण चावला जी का। देश की सुरक्षा से जुड़े ऐसे ही दमदार विषय पे हम आगे भी करेंगे बात। नमस्कार।